Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 7th January 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. Important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. देखिए जो कानून है यूएपीए इसको लाया गया था 1967 में। जैसा नाम से ही आपको समझ आ रहा है तमाम तरीके की अनलॉफुल एक्टिविटीज जो मेनली हमारे देश की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए खतरा हो सकते थे उनको प्रिवेंट करने के लिए कानून लाया गया था। मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज, टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज, इन सबको प्रिवेंट करने के लिए ये कानून लाया गया था 1967 में। लेकिन 2004 में इस कानून में अमेंडमेंट लाया गया और इस कानून के अंतर्गत एक नया चैप्टर ऐड किया गया, चैप्टर 4 एंड सेक्शन 15 to 23 ऐड किया गया विच एक्सप्लिसिटली डेल्ट विथ टेररिज्म। 2004 से पहले भी इस कानून का इस्तेमाल किया जाता था टेररिज्म से डील करने के लिए, क्योंकि टेररिज्म विल कम अंडर अ ब्रॉडर टर्म अनलॉफुल एक्टिविटी। लेकिन 2004 में क्योंकि बहुत सारे टेरर अटैक्स हुए थे, स्पेशली पार्लियामेंट पे जब हमारे अटैक हुआ, तो फिर इस कानून को बदला गया, अमेंडमेंट करके इसमें एक नया चैप्टर ऐड करके टेररिज्म से डील करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस इंसर्ट किए गए, आतंकवाद से डील करने के लिए। चैप्टर 4 के अंदर सेक्शन 15 to 23 है, उसमें सेक्शन 15 सबसे पहले डिफाइन करता है व्हाट विल बी कंसिडर्ड एज टेररिज्म अंडर दिस एक्ट। सो एनी एक्टिविटी which involves explosives, firearms, AK-47 वगैरह, lethal weapons, poison, chemical or hazardous substance that can cause or were likely to cause death, injury or damage to property. उसके अलावा abduction aimed at coercing Indian और foreign government, यानी कि जो प्लेन वगैरह हाईजैक कर लेते हैं, बस हाईजैक कर लिया, तो इस तरीके के जो भी एक्टिविटी होंगी वो सब टेररिज्म के डेफिनेशन के अंतर्गत आएंगी और उसको डील करने के लिए फिर अलग से प्रोविजन लाए गए हैं इन दिस यूएपीए लॉ इन 2004 अमेंडमेंट। तो अब कहा जा सकता है कि यूएपीए हमारे देश का प्रिंसिपल लॉ है, मुख्य कानून है टू डील विथ टेररिज्म। 2004 तक टेररिज्म से डील करने के लिए जो कानून था हमारे देश में वो था पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट। लेकिन पोटा का बार बार मिसयूज हो रहा था क्योंकि इस कानून में बहुत सारे एक्सेसिव प्रिंसिपल्स थे जिनका मिसयूज हो रहा था, तो इस कारण से पोटा को रिपील कर दिया गया और फिर टेररिज्म से डील करने के लिए अब जो प्रिंसिपल लॉ रहा वो सिर्फ यूएपीए था और यूएपीए के अंदर अलग से चैप्टर है, सेक्शंस है टू डील विथ टेररिज्म। फिर हमारे देश में 2008 में टेरर अटैक हुआ मुंबई में, 26/11 मुंबई टेरर अटैक। उसके बाद साइटिंग यूएनएससी रिजोल्यूशन 1373, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ये रिजोल्यूशन है 1373, जिसके अंतर्गत हर एक जो मेंबर कंट्री हैं उनको अपने देश के अंदर इफेक्टिव स्टेप्स लेने हैं टू कॉम्बैट इंटरनेशनल टेररिज्म। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो आतंकवाद चल रहा है उसको डील करने के लिए हर एक देश को अपने अपने जो भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं उनको अपने अपने देश में इफेक्टिव एक्शंस लेने हैं। ये है प्रोविजन ऑफ यूएनएससी रिजोल्यूशन 1373। तो इस रिजोल्यूशन को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए, और भारत में भी मुंबई टेरर अटैक हो गया था 2008 में, तो इस कारण से 2008 के बाद से इस कानून में टेररिज्म से डील करने के लिए एक नया चेंज लाया गया। इस कानून में जो सेक्शन 15 था जिसमें डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म मैंने आपको ये दो बताए कि एक्ट्स इन्वॉल्विंग हैविंग सच काइंड ऑफ वेपन्स एंड ऑल एंड एब्डक्शन, उसके अलावा एक और प्रोविजन ऐड कर दिया गया। वो प्रोविजन था बाय एनी अदर मीन्स, मतलब आप या तो ये सब कर रहे हो या फिर आप एब्डक्शन कर रहे हो फॉर कोर्सिंग इंडियन या फॉरेन गवर्नमेंट, या बाय एनी अदर मीन्स, किसी भी तरीके से
आप भारत के सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी के लिए खतरा क्रिएट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो वो एक्शन टेररिज्म के अंतर्गत कंसीडर किया जा सकता है। अब आप समझिए कि ये जो टर्म है बाय एनी अदर मीन्स, सेक्शन 15 के अंतर्गत टू डिफाइन टेररिज्म, ये कितना वेग है। वेग मतलब एक्सप्लिसिटली ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड नहीं है। तो अब इसका मिसयूज की संभावना कितनी बढ़ जाती है। अब अगर कहीं पे मान लीजिए कोई प्रोटेस्ट भी कर रहा है, सरकार का क्रिटिसिज्म भी कर रहा है, जेन्युइन तरीके से, जो डेमोक्रेसी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, राइट टू प्रोटेस्ट, उन एक्टिविटीज के अगेंस्ट भी कभी कभार यूएपीए इंप्लीमेंट कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि इट इज अ टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटी, क्योंकि यूएपीए का जो डेफिनेशन है टेररिज्म का, इट हैज बिकम वेरी वाइड and vague also because of insertion of this term by any other means। आप ये सब वेपन्स होल्ड करें, एब्डक्शन करें, या किसी भी तरीके से भारत की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को अगर आप खतरा क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके अगेंस्ट यूएपीए लग सकता है। 2019 में फिर से एक मेजर अमेंडमेंट किया गया यूएपीए कानून में। उसमें कहा गया कि नाउ एनी इंडिविजुअल कैन ऑल्सो बी डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट। 2019 से पहले तक यूएपीए कानून के अंतर्गत सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस कुड बी डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो बनाई गई थी टेरर अटैक, मुंबई टेरर अटैक के बाद, उसके पावर्स को और बढ़ा दिए गए। अब एनआईए कैन सीज प्रॉपर्टी ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या अ टेररिज्म रिलेटेड इंडिविजुअल विदाउट कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। उसके अलावा पहले इन सिर्फ डीएसपी रैंक के ऑफिसर्स जो हैं वो टेररिज्म रिलेटेड केसेस को प्रोब कर सकते थे, इन्वेस्टिगेट कर सकते थे, बट नाउ एज पर 2019 अमेंडमेंट एक इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर भी टेररिज्म रिलेटेड केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। चलिए, ये तो 2019 का अमेंडमेंट है जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। कमिंग बैक टू दिस डिस्कशन कि बाय एनी अदर मींस हैज वाइडेंड द एम्बिट एंड हैज allowed the possibility of misuse of UAPA Act by the government agencies। उसी कॉन्टेक्स्ट में जोर करके देखा जा सकता है ये करंट केस। देखिए, 2020 में दिल्ली के अंदर राइट्स हुए थे। उस राइट्स के बाद कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया। उनमें से कुछ लोग तो वापस से छूट भी गए बेल पे, लेकिन दो लोग हैं जो 2020 के बाद से, 2020 में जो राइट्स हुए उसके बाद से अभी तक जेल में हैं, उमर खालिद एंड शारजील ईमान। इन दोनों को अरेस्ट किया गया है अंडर यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। हालांकि इनके पास ऐसा कोई भी चीज नहीं दिखा था, ना ही ये कोई एक्सप्लोसिव होल्ड कर रहे थे या फिर इन्होंने किसी को एबडक्ट किया था, लेकिन इनको जो अरेस्ट किया गया है यूएपीए कानून के अंतर्गत, वो इस डेफिनेशन के अंतर्गत अरेस्ट किया गया है ऑफ टेररिज्म अंडर यूएपीए, दैट इज बाय एनी अदर मींस। तो ये देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा क्रिएट कर रहे थे भड़काऊ भाषण दे करके, और इस कारण से दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज सपोर्टिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज, ऑफ कोर्स यूजिंग दिस डेफिनेशन बाय अदर मींस। इसको लेकर के फिर अब यूएपीए कानून को लेकर के वापस से चर्चा शुरू हो गई कि ये जो डेफिनेशन है बहुत वेग है, एम्बिगुअस, एंड इट प्रोवाइड्स इनफ स्कोप फॉर स्टेट agencies to misuse and suppress even genuine decent voices। तो ये सब डिबेट वापस से यूएपीए को लेकर के चल रही है। अगर आप डीपर तरीके से एनालिसिस करें तो आपको एक बात समझ आएगी कि इट इज क्लियर कट केस ऑफ सिक्योरिटी वर्सेस लिबर्टी। ये पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स बेहतर और समझेंगे, और उनको जरूरत भी है समझने की कि जब हम ओवर एम्फेसाइज करते हैं सिक्योरिटी के ऊपर, तो हमें स्टेट को ज़्यादा पावर देना होता है, और उस केस में इंडिविजुअल लिबर्टी कॉम्प्रोमाइज होती ही होती है। एथिक्स में भी अगर इस तरीके का कोई केस स्टडी है तो वहाँ पे एथिकल डायलेमा में आप इसको एक मेंशन कर सकते हैं, सिक्योरिटी अगेंस्ट पब्लिक सिक्योरिटी अगेंस्ट इंडिविजुअल लिबर्टी का ये मामला है। हर केस में, जैसे एनवायरनमेंट के केस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मामला आता है, दैट इज रिगार्डिंग इकोनॉमी वर्सेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये मामला है सिक्योरिटी और लिबर्टी का।
इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट नाटो. कल हमने ग्रीनलैंड के बारे में देखा था कि डेनमार्क की एक टेरिटरी है ग्रीनलैंड और उस पे यूएस की नज़र है. यूएस प्रेसिडेंट वांट्स टू एनेक्स ग्रीनलैंड फॉर इट्स स्ट्रेटजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. अब उसके जवाब में ग्रीनलैंड जो डेनमार्क है जिसके अंतर्गत ग्रीनलैंड आता है, उनके प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया है कि द यूएस अटेम्प्ट टू टेक ग्रीनलैंड वुड एंड नाटो. नाटो खत्म हो जाएगा अगर ऐसा अमेरिका ने करने की कोशिश की तो इस आर्टिकल की मदद से हम लोग थोड़ा समझेंगे नाटो के बारे में एंड देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट. सो ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, द वर्ल्ड गॉट डिवाइडेड इनटू 2 पावर ब्लॉक्स. क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान तो यूएसएसआर एंड यूएस एंड इट्स एलाइज दोनों एक साथ आए थे in order to deal with Nazis and fascist forces in form of Hitler in Germany and Mussolini in Italy. तो वो तो एक अलग थ्रेट था, उससे डील करने के लिए यूएस एंड यूएसएसआर केम टुगेदर. इसी को कहा जाता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मतलब जब हमारी आइडियोलॉजी अलाइन ना हो रहे हों येट हम एक साथ आए फॉर सम स्ट्रैटेजिक रीजन. तो यूएस एंड यूएसएसआर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2. लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, हिटलर एलिमिनेट हुआ, मुसोलिनी एलिमिनेट हुआ, उसके बाद दोनों के बीच में तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे ही जिसकी चर्चा हमने कल की. यूएसएसआर वाज ऑन द आइडिया ऑफ सोशलिज्म, जबकि यूएस इज एंड इट्स अलाइज ऑलवेज फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म एंड एक मार्केट इकोनॉमी. तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण दुनिया में स्टार्ट हो गया कोल्ड वॉर, पावर प्रोजेक्शन बिटवीन द 2 पावर ब्लॉक्स. भारत जैसे जो तमाम न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, मेनली अफ्रीका के अंदर, एशिया, साउथ एशिया के अंदर या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, हमें बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली थी, तो हम किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन करके वापस से अपनी ऑटोनॉमी को लूज नहीं करना चाहते थे. एंड दैट इज वाई मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम दिस पावर पॉलिटिक्स और वी फॉलोड. उसके बाद से अनमूवमेंट, जिसको नाम दिया गया है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसका लीडर इंडिया था. कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने एक सिक्योरिटी पैक्ट बनाया अलोंग विथ इट्स पार्टनर्स. यूएस ने अपने एलाइज के साथ मिलकर के एक मिलिट्री पैक्ट या सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया, जिसके साथ ही एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ जिसका नाम था नाटो, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. मेनली यूएस और इसके जो यूरोपियन एलाइज थे अटलांटिक ओशन के दूसरे एंड पे, वेस्टर्न यूरोपियन एलाइज, उनके साथ मिलकर के इसने एक सिक्योरिटी पैक्ट बनाया नाटो. नाटो को काउंटर करने के लिए यूएसएसआर ने बनाया था वार्सो पैक्ट. लेकिन आपको पता है कि यूएसएसआर कोलैप्स्ड इन 1991. कोल्ड वॉर एंडेड विद दिस और इसके साथ ही वार्सो पैक्ट आल्सो केम टू एन एंड. लेकिन नाटो इज स्टिल कंटिन्यूइंग. अब कोल्ड वॉर खत्म हो गया है तो नाटो इज लुकिंग फॉर अदर गोल्स. उसका अभी भी गोल वही है, भले वो ऑफिशियली कहें कि नाउ आवर गोल आर डिफरेंट विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट इट वाज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, लेकिन अभी भी गोल इसका वही है कि रसिया को दोबारा पावरफुल होने नहीं देना है. रसिया को किसी भी तरीके से दोबारा से यूएसएसआर वाला टाइम रिवाइव करने नहीं देना है. और नाउ नाटो हैज बीन आल्सो फोकसिंग ऑन कर्बिंग राइज ऑफ चाइना एज वेल. तो नाटो को यानी कि नाटो का मेनली इस्तेमाल किया जाता रहा है जहां पे भी अमेरिका देखता है कि उसके डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए अगर कोई देश राइज कर रहा है तो फिर नाटो का वैसे इस्तेमाल किया जाता है. तो पॉइंट इज कि वार्सो पैक्ट इज नाउ ओवर विथ एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, बट नाटो इज स्टिल कंटिन्यूइंग. नाटो के रिलेटेड अगर हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करें तो ऑफ कोर्स इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस. दुनिया के कई कुछ देश मिल करके उन्होंने अलायंस बनाया है. इट इज रिजल्ट ऑफ ट्रीटी जिसका नाम है वाशिंगटन ट्रीटी दैट वाज साइंड इन 1949. नाटो का हेडक्वार्टर है इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम. ओरिजिनली इसके अंदर सिर्फ 12 देश ही मेंबर थे, लेकिन धीरे धीरे मेंबरशिप एक्सटेंड होकर के 32 हो गई है. नाटो जिस प्रिंसिपल पे बना है, जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर नाटो को बनाया गया है, वो कॉन्सेप्ट का नाम है कलेक्टिव डिफेंस. कलेक्टिव डिफेंस का जो आइडिया है, इसके अंतर्गत कुछ देश एक साथ आते हैं एंड दे
कमिट टू द प्रिंसिपल दैट इज वन फॉर ऑल फॉर वन। सरल भाषा में कहें तो अगर हम में से किसी के ऊपर भी अगर कोई आउटर कंट्री अटैक करता है, जैसे नाटो के 32 देश हैं आज के टाइम में, तो इन्होंने ये कमिटमेंट दिया है एक दूसरे को, वन फॉर ऑल फॉर वन, यानी कि हमारे 32 में से किसी भी देश के ऊपर कोई भी देश अटैक करता है आउटसाइडर, तो हम मिल करके कलेक्टिवली काउंटर अटैक करेंगे, कलेक्टिवली अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे और काउंटर अटैक करेंगे। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। अच्छा, जब कलेक्टिव डिफेंस की बात चल ही रही है तो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एक और टर्म इंपॉर्टेंट है, दैट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी। वो भी देख लेते हैं क्योंकि दोनों काफी मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं। कलेक्टिव डिफेंस में दुनिया के कुछ देश एक साथ आते हैं और एक दूसरे को कमिट करते हैं टू द प्रिंसिपल ऑफ वन फॉर ऑल फॉर वन। कलेक्टिव सिक्योरिटी इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, जहां पे दुनिया के लगभग सारे देश मिल करके एक दूसरे को कमिट करते हैं वन फॉर ऑल फॉर वन, कि भैया देखो हम सब एक साथ हैं, अगर हमारे ऊपर कोई भी टेररिस्ट ग्रुप अटैक करता है या कोई भी रोग स्टेट जो इस प्रिंसिपल को मानने से मना कर देता और फिर हम में से किसी भी देश के ऊपर अटैक करता, तो हम सब मिल करके अपने आप को डिफेंड करेंगे और उसको रोकेंगे। सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी विच इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट applying the principle of one for all for one, जबकि NATO is based on the principle of collective defense which is a regional concept applying the principle of one for all for one। NATO की अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में तो इसके सिर्फ 12 देश ही मेंबर कंट्री थे, विथ टाइम मेंबरशिप हैज एक्सपैंडेड, और NATO की जो मेंबरशिप है वो मेनली एक्सपैंड हो रही है, एक्सटेंड हो रही है टू द ईस्टवर्ड साइड ऑफ यूरोप। यूरोप के कई सारे ईस्टर्न कंट्री जो है उसको धीरे धीरे ज्वाइन करने लगे, और यही द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ NATO हैज बिकम वन ऑफ द प्राइम रीजन बिहाइंड रसियाज इन्वेजन ओवर यूक्रेन। आप देखिए, ये है यूक्रेन। यूक्रेन कभी रसिया का मेंबर या पार्टनर हुआ करता था ड्यूरिंग सोवियत एरा। यूक्रेन एंड रसिया बोथ वेयर पार्ट ऑफ यूएसएसआर। जब यूक्रेन ने अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस की टू ज्वाइन NATO ग्रुप, दैट मीन्स फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ NATO, उसके बाद से रसिया बिकेम अलार्म्ड, क्योंकि अगर यूक्रेन NATO को ज्वाइन कर लेता, दैट मीन्स NATO वुड कम टू द बॉर्डर ऑफ रसिया, NATO ग्रुप यहां तक आ सकते थे। रसिया ये बिल्कुल नहीं चाहता था। दो समस्याएं होती रसिया के लिए अगर यूक्रेन NATO का हिस्सा बन जाता तो। पहला, NATO फोर्सेस वुड कम टू द डोर स्टेप ऑफ रसिया। दूसरा, रसिया का जो पार्टनर था, इंपॉर्टेंट पार्टनर था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, ड्यूरिंग द सोवियत एरा, वो NATO ग्रुप का हिस्सा बन जाता, तो व्लादिमीर पुतिन की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है टू रिवाइव द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ रसिया दैट इट यूज्ड टू हैव ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम, ड्यूरिंग द सोवियत एरा टाइम, वो विजन, वो ड्रीम पूरी तरीके से सैटर हो जाता। जब आपका सबसे इंपॉर्टेंट एलाई भी अब NATO को ग्रुप को ज्वाइन कर ले, तो अब आप कैसे अपने सोवियत एरा वाले ग्लोरी को रिवाइव कर पाएंगे? तो इन सब कारणों से व्लादिमीर पुतिन डिसाइडेड इन 2022 टू अटैक यूक्रेन इन ऑर्डर टू थ्रेटन यूक्रेन। की देखो, ऑटोनोमी, सोवरेनिटी, ये सब अच्छी बातें हैं दिखाने के लिए, दुनिया के लिए, लेकिन पड़ोसी हो तो तुम कायदे में रहो, हम जैसे कह रहे हैं वैसे रहो। यही तो थ्रेटन की, यही तो मोर और लेस मैसेज दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला के ऊपर इस तरीके से अटैक करके कि ऑटोनोमी, सोवरेनिटी, दीज आर गुड वर्ड्स व्हेन वी यूनाइट एट इंटरनेशनल फोरम्स लाइक यूनाइटेड नेशंस, वहां इस्तेमाल करेंगे, बट ऑटोनोमी, सोवरेनिटी जैसी चीज यहाँ इंटरनेशनल रिलेशंस में चलती नहीं है, ये जंगल राज है, यहाँ होता है माइट इज राइट। तो अब रसिया यूक्रेन वॉर में जो रसिया ने किया यूक्रेन के ऊपर, इट हैज गॉट कंप्लीटली जस्टिफाइड आफ्टर यूएस इन्वेजन ओवर वेनेजुला। चलिए, कमिंग बैक टू द डिस्कशन, मुद्दा यह है कि यूक्रेन को रोकने के चक्कर में रसिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर, और इससे हुआ क्या कि जो देश पहले NATO का हिस्सा नहीं भी थे वो भी घबरा गए, एंड दे ऑल्सो डिसाइडेड टू ज्वाइन NATO, जैसे कि फिनलैंड, स्वीडन जैसे देश, दे ऑल्सो डिसाइडेड कि भैया हम भी NATO ज्वाइन कर लेंगे। तो कुछ हद तक रसिया के लिए काउंटर प्रोडक्टिव रहा है ये फैसला टू अटैक यूक्रेन। Coming back to the discussion, I hope now you have got enough understanding about NATO. Now coming back to the current news, कल ही हमने देखा था ग्रीनलैंड के बारे में कि ग्रीनलैंड के स्ट्रेटजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के कारण यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वांट्स टू एनेक्स इट टू द यूएस।
उस पे फिर ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अगर आपने हमारे ऊपर अटैक किया, ग्रीनलैंड को फोर्सफुली अक्वायर किया, तो मतलब आपने डेनमार्क के ऊपर अटैक किया। और इसका मतलब ये है कि एक नाटो कंट्री दूसरे नाटो मेंबर के ऊपर अटैक कर रहा है। देन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस विल बी ऑफ नो सेंस। वन फॉर ऑल फॉर वन, व्हाट डज इट मीन if one NATO country is attacking over other? And that is how NATO will come to an end. So US invasion over Greenland will be a US attack over Denmark, and that would be end of NATO. ये होगा implication of US attempt to annex Greenland, ऐसा अभी हाईलाइट किया उनकी प्रधानमंत्री ने। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नाटो के ऊपर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आप हिंट्स देख करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाटो का एक ब्रॉडर वर्जन नाटो प्लस सजेस्ट किया था अमेरिका ने कि उसमें भारत जैसे देशों को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो इस सवाल में आपसे मैंने यही पूछा है कि क्या भारत को नाटो के ब्रॉडर ऑर्बिट नाटो प्लस का हिस्सा होना चाहिए? ऑफ कोर्स नो। ये तो मोटा मोटा ऑब्जेक्टिव जवाब तो आपको पता ही है, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी लूज हो जाएगी और वो हम राइट सेंस आवर इंडिपेंडेंस हम मेंटेन कर रहे हैं पहले नैम के मदद से और अब नॉन अलाइनमेंट, पहले नैम की मदद से और अब हम मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विश्व बंधु अप्रोच, उसकी मदद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबके दोस्त रहेंगे, हम विश्व बंधु हैं। इसका मतलब हम किसी एक के साथ स्पेशल कमिटमेंट नहीं रखेंगे। इसके पीछे का लक्ष्य क्या है? इसके पीछे का लक्ष्य है अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखना। किसी के साथ स्पेशल दोस्ती करने का मतलब है, और खासकर ऐसा देश जो थोड़ा डोमिनेंट पावर है, इसका मतलब है अपनी ऑटोनॉमी को लूज करना, विच इंडिया विल नेवर वांट। तो इस आइडिया के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एनजीटी नोटिस ऑन ताज ट्रेपेजियम जोन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए 1996 में एमसी मेहता केस में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को आदेश दिया कि आप ताजमहल के प्रोटेक्शन के लिए इफेक्टिव एक्शन लें, क्योंकि ताजमहल और उसके आसपास में और भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी। इन सब को डैमेज हो रहा था बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज गोइंग इन आगरा एंड नियर बाय रीजन। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कारण क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है, SO2, NO2 ये सब रिलीज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब रिलीज होते हैं, और ये सब जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो फिर एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर के साथ मिल करके दे कम डाउन एज एसिडिक रेन। सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है बिकॉज ऑफ SO2, नाइट्रिक एसिड बन जाता है बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, एंड कार्बोनिक एसिड बन जाता है बिकॉज ऑफ कार्बन ऑक्साइड्स, मोनो एंड डाइऑक्साइड्स। तो उस कारण से जो ये एसिडिक रेन होते हैं वो इन हेरिटेज साइट्स के वॉल्स को डैमेज करते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को आदेश दिया कि आप कुछ इफेक्टिव स्टेप लें। फिर भारत सरकार ने किया क्या? ताजमहल और उसके आसपास के एरिया को डिक्लेयर कर दिया ताज ट्रेपेजियम जोन। लगभग 10,400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया को डिक्लेयर किया गया है ताज ट्रेपेजियम जोन। और ताज ट्रेपेजियम जोन डिक्लेयर करने के बाद भारत सरकार ने वहां पे काम कर रही इंडस्ट्रीज को फिर आदेश दिया कि आप इस एरिया को खाली करें एंड रीलोकेट टू सम अदर एरिया। भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट आपको जमीन देगी, लेकिन यू रीलोकेट टू सम अदर एरिया। सो इस तरीके से ये जो ताज ट्रेपेजियम जोन है, दैट वाज एन इफेक्टिव स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये ताज ट्रेपेजियम जोन जो है, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। उसी से रिलेटेड एक करंट न्यूज है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने हाल फिलहाल में वापस से सेंट्रल एंड यूपी गवर्नमेंट को आदेश दिया है कि आप और भी कुछ इफेक्टिव स्टेप लें। ताज ट्रेपेजियम जोन बनाना काफी नहीं है पहली बात तो, और ताज ट्रेपेजियम जोन के अंदर भी आपने जो नॉर्म्स लगाए हैं वो काफी नहीं है इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताजमहल, आगरा फोर्ट एंड फतेहपुर सिकरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी भी वहां पे एयर पॉल्यूशन काफी ज्यादा हो रहा है, जिस कारण से उनकी दीवारों को नुकसान हो रहा है, जिसको एनजीटी ने कहा है स्टोन कैंसर। एनजीटी की अगर बात करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, ऑफ कोर्स नाम से इस आपको पता चल रहा है, एक ट्रिब्यूनल है, मतलब एक स्पेशलाइज्ड एजुडिकेटरी बॉडी है क्रिएटेड विद हेल्प ऑफ एन एक्ट। कानून की मदद से ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, जैसे एनजीटी एक्ट ऑफ 2010 की मदद से एनजीटी को बनाया गया है। एजुडिकेटरी बॉडी मतलब कहीं कोई डिस्प्यूट हो तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने वाली है। अब जुडिशियरी के ऊपर जो हमारे देश के अंदर
जुडिशियरी है, कोर्ट्स हैं, उनके ऊपर तो बहुत सारा प्रेशर है कई सारे केसेस को रिजॉल्व करने का, पेंडेंसी ऑफ केसेस का मामला भी बहुत ज़्यादा है। तो उनके ऊपर वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए फिर बनाए गए ट्रिब्यूनल्स, संविधान में अमेंडमेंट करके। और ट्रिब्यूनल्स की मदद से फिर अलग अलग स्पेशलाइज्ड एरियाज के अंदर फिर अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, अलग अलग कानून बना करके। तो ट्रिब्यूनल्स का एक मोटा कॉन्सेप्ट पहले संविधान में इंसर्ट किया गया बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर उसके हिसाब से फिर अलग अलग एरियाज में कोई डिस्प्यूट हो तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कानून की मदद से ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। जैसे एनजीटी एक्ट ऑफ 2010 की मदद से बनाया गया है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, विच इज एन एडजुडिकेटरी बॉडी, मतलब डिस्प्यूट रिजॉल्विंग बॉडी रिगार्डिंग केसेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। एनजीटी को बनाया इसलिए भी गया है ताकि जुडिशरी के ऊपर प्रेशर थोड़ा कम हो, प्लस स्पीडी रिड्रेसल हो पाए ऑफ द मैटर्स विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट डिस्प्यूट। तो एनजीटी के लिए आदेश है, एनजीटी का जो कानून है वो कहता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कोई भी मामला अगर जाता है तो वहां पे 6 महीने के अंदर एनजीटी को उस केस को डिस्पोज कर देना है। एनजीटी की अगर बात करिए तो उसमें 50% मेंबर जो होते हैं वो जुडिशियल बैकग्राउंड के होते हैं, 50% मेंबर्स एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स लाइक एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री, क्लाइमेट साइंस, ईटीसी। जो चेयरपर्सन होते हैं एनजीटी के इज आइदर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। द मेंबर्स ऑफ एनजीटी इंक्लूडिंग चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एनजीटी के 5 प्लेसेज ऑफ सिटिंग हैं, उसमें से जो प्रिंसिपल प्लेस है वो है न्यू दिल्ली, उसके अलावा 4 जगह पे उसकी सिटिंग और भी होती है, भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिन कानूनों के अंतर्गत केसेस को अपने अंदर लेता है वो 7 कानून है, 7 इन्वायरमेंटल लॉज, जिनसे रिलेटेड अगर कोई सिविल मामला सामने आता है तो वो केस फिर एनजीटी डील कर सकता है। वो 7 कानून ये हैं: वाटर एक्ट ऑफ 1974, वाटर सेस एक्ट ऑफ 1977, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1980, एयर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट ऑफ 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1991 एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वाइल्ड लाइफ एंड नेचर को कंजर्व करने के लिए जो सबसे प्रिंसिपल कानून है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, वो एनजीटी के जुरिडिक्शन में नहीं आता है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट माइक्रो लेंसिंग यूज्ड टू वे अ डिस्टिंक्ट रोग प्लैनेट। तो हम लोग समझेंगे कि माइक्रो लेंसिंग क्या होता है, रोग प्लैनेट क्या होता है। दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, लेंस क्या होता है ये तो आप समझते हैं कि लेंस हम लोग आंखों पे क्यों लगाते हैं, ताकि दूर की भी कोई छोटी चीज हम आराम से देख पाए। क्योंकि लेंस क्या करता है, उस चीज से आने वाली, दूर की चीज से आने वाली लाइट को थोड़ा बेंड कर देता है, जिस कारण से वो थोड़ा ऑब्जेक्ट, दूर वाली ऑब्जेक्ट जो छोटी दिख रही थी वो थोड़ी मैग्नीफाई हो जाती। तो आंखों का लेंस का काम तो आप समझते हैं, और दूर से आने वाली चीजों से, दूर की चीज से आने वाली लाइट को थोड़ा बेंड करके मैग्नीफाई कर देता है, जिससे हम उसको देख पाते हैं। अगर यही चीज एस्ट्रोनॉमिकल स्टेज में हो, लेवल पे हो, यानी कि ब्रह्मांड के अंदर किसी जगह पे हो, उसमें हो क्या कि मान लीजिए कि दूर पे कोई स्टार है या गैलेक्सी है, उससे आने वाली लाइट को बीच में कोई दूसरी सेलेसियल बॉडी, मैसिव ऑब्जेक्ट, स्टार हो सकता है, गैलेक्सी हो सकता है, ड्वार्फ प्लैनेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये दूर का स्टार है, डिस्टेंट गैलेक्सी या स्टार है, उससे आने वाली लाइट को बीच में कोई मैसिव ऑब्जेक्ट थोड़ा बेंड कर दे, जिस कारण से फिर हम लोग इसको यहाँ पे किसी ऑब्जर्वेटरी की मदद से ऑब्जर्व कर पाए, बिकॉज द लाइट हैज बीन बेंट। तो इस फिनोमेना को कहा जाएगा लेंसिंग इन एस्ट्रोनॉमिकल लेवल। अब इसको कहा जाएगा माइक्रो लेंसिंग इफ इट इज डन बाय स्मॉलर एंटिटीज, रिलेटिवली स्मॉलर एंटिटीज, जैसे कि स्टार हो या प्लैनेट हो। अगर बेंड करने वाली एंटिटी अगर स्टार या प्लैनेट है तो इसको कहा जाएगा माइक्रो लेंसिंग। अगर बेंड करने वाली एंटिटी कोई लार्ज ऑब्जेक्ट है, जैसे गैलेक्सी है या क्लस्टर है, क्लस्टर ऑफ स्टार्स है, तो इसको कहा जाएगा मैक्रो लेंसिंग।
तो बेंड करने वाली एंटिटी के ऊपर इस एक्टिविटी को नाम दिया गया है आइदर माइक्रो लेंसिंग या मैक्रो लेंसिंग। ओवरऑल दीज आर नोन एज ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये दोनों ही ग्रेविटेशनल लेंसिंग के एग्जाम्पल हैं, जहां पे लाइट इज गेटिंग बेंड ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सम अदर हेवी सेलेसियल बॉडी। तो वैसे भी स्टार भी हेवी है, प्लैनेट भी हेवी है, बट गैलेक्सी के सामने वो हल्के हैं। तो अगर कोई गैलेक्सी के कारण लाइट बेंड हो रहा है तो उसको कहा जाएगा मैक्रो लेंसिंग। अगर किसी स्टार या एक सिंपल प्लैनेट के कारण लाइट बेंड हो रहा है तो उसको कहा जाएगा माइक्रो लेंसिंग। अभी हाल फिलहाल में किया क्या गया है कि एक रोग स्टार मत आई एम सो सॉरी, हाल फिलहाल में एक रोग प्लैनेट क्या होता है? एक ऐसा प्लैनेट जो किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट है, फ्री है। तो प्लैनेट विच इज नॉट ऑर्बिटिंग अ स्टार, उसको कहा जाता है रोग प्लैनेट। उस रोग प्लैनेट के वेट को मेजर किया गया है यूजिंग माइक्रो लेंसिंग टेक्निक। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रोग प्लैनेट है, ठीक है, पीछे से कोई स्टार आ रहा है, पीछे से कोई स्टार है, उस स्टार से आने वाला जो लाइट है इस रोग प्लैनेट के कारण थोड़ा सा बेंड हुआ। तो अब ये लाइट इस प्लैनेट के कारण इतना डिग्री बेंड हुआ, अगर ये प्लैनेट नहीं होता तो ये लाइट ऐसे सीधी सीधी जाती। तो ये जो जितना डिग्री प्लैनेट ने बेंड कर दिया, रोग प्लैनेट ने इस लाइट को, उस डिग्री को मेजर करके ये पता लगाया जा सकता है कि इस प्लैनेट का वेट कितना होगा। तो इसी को कहा गया है यूज ऑफ माइक्रो लेंसिंग टू मेजर वेट ऑफ अ रोग प्लैनेट। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। फेंटानिल से रिलेटेड करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ग्रीनलैंड से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। समुद्र प्रताप से रिलेटेड चौथा स्टेटमेंट गलत है, इट इज नॉट फॉर कोवर्ट ऑपरेशन। नैनो बोट से रिलेटेड अगेन दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।